हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम लोगों ने इससे पहले थायराइड ख़त्म कर लिया था, राइट। एज वेल एज हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड ख़त्म किया है। और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो सब बच्चों को डिफ़िकल्ट जाता है, वो भी मैंने ख़त्म करवा लिया है। तो आज हमारा टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। याद रखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप मेरे साथ रहोगे, पूरा लेक्चर देख लोगे, तो आपको 100% गारंटी है कि इसके बाद आपको कभी भी आपके नीट यूजी में, आपके एमबीबीएस में, इवन आपके नीट पीजी में ये टॉपिक आपको परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग बेसिक्स यहीं पे ख़त्म करके जाओगे। फिर एमबीबीएस में आपको सिर्फ इसके हाई लेवल का पढ़ना है, बट बेसिक्स आप यहाँ पे ख़त्म करके जाओगे आज, राइट। तो मेरे साथ बने रहिए। गिव मी 100%, आई विल गिव यू 100% श्योरिटी कि आपका ये टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। जस्ट गिव मी अगले 15 मिनट मुझे दे दो, ठीक है। अब देखो, अब एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड। अब जो ये एड्रिनल ग्लैंड है, कैन यू सी दिस एड्रिनल ग्लैंड? ओके, सो ये किडनी है आपकी। ओके, तो ये किडनी के ऊपर जो सिचुएटेड है वो क्या है? आपका एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर क्या है? आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किस में डिवाइड है? एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला में, ठीक है। अभी मैं ऐसे मान के चल रही हूँ कि यू आर स्टार्टिंग माई लेक्चर फ्रॉम जीरो, राइट। आप लोग एकदम जीरो से शुरू कर रहे हो आपका नीट का। तो देखो गाइस, ये आपका क्या है? किडनी है, राइट। किडनी के ऊपर आपके पास क्या रहता है? एक ग्लैंड रहता है, जिसे आप सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल मतलब कि किडनी के ऊपर वाला ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड, या उसे हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। अब देखो गाइस, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है या सुप्रारीनल ग्लैंड है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है बाहरी हिस्सा, जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और एक अंदर वाला हिस्सा जिसे हम मेड्यूला बोलते हैं, राइट। एक बाहरी हिस्सा जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और एक अंदर वाला हिस्सा जिसे हम मेड्यूला बोलते हैं। आर वी क्लियर? एक बाहर वाला हिस्सा जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और एक अंदर वाला हिस्सा जिसे हम मेड्यूला बोलते हैं, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके डिटेल में। सो इट इज़ फाउंड ऑन द हेड. So this adrenal gland are found on the head or the anterior most part of both the kidneys. They are found on the head or the anterior most part of both the kidneys, and outer part is the cortex and inner part is what we call as the medulla. Are we clear? Okay. तो अभी हम लोग पहले कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में हम लोग मेड्यूला के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अगर कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स को हम लोगों ने और 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो है, देखो कॉर्टेक्स को मैंने अगर ऐसे काट के देखा तो मैं 1 2 3 मतलब ये बाहर वाला हिस्सा, ये मिडल वाला हिस्सा और ये अंदर वाला हिस्सा ऐसे डिवाइड किया है। देखो इधर मैं बताती हूँ आप लोगों को। अगर मैं कॉर्टेक्स को काट के देखूँ ऐसे, तो ये हो गया आउटर, ये हो गया मिडल और ये हो गया इनर, और इसी को समझाया है मैंने आगे। देखो, अगर यही कॉर्टेक्स को हम थोड़ा जूम करके यहाँ देखें, तो जूम करने के बाद मुझे एक आउटर जोन दिख रहा है, एक मुझे मिडल जोन दिख रहा है और एक अंदर इनर जोन दिख रहा है, राइट। एक इनर जोन दिख रहा है। तो आउटर जोन इज नोन एज जोना ग्लोमेरुलोसा, और इसके अंदर तो आपका मेड्यूला ही है। तो मेड्यूला अभी नहीं पढ़ना है, मेड्यूला बाद में पढ़ना है। अभी सिर्फ ये आउटर कॉर्टेक्स के जोन्स पढ़ने हैं। तो कॉर्टेक्स के जोन्स कौन से हो गए? आउटर इज द जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल इज द जोना फैसिक्यूलेटा एंड इनर इज द जोना रेटिक्युलरिस। अभी इसको याद रखने का एक तरीका है GFR, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ग्लोमेरुलोसा fasciculata reticularis, zona glomerulosa fasciculata reticularis. Are we clear? We have zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. अब देखो, अब ये तीनों भी है ना, ये अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं। जैसे जोना ग्लोमेरुलोसा क्या रिलीज करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जोना फैसिक्यूलेटा क्या रिलीज करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एंड जोना रेटिक्युलारिस क्या रिलीज करेगा? सेक्स हार्मोन। जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करेगा, जोना फैसिक्यूलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करेगा, और जोना जोना रेटिक्युलरिस सेक्स हार्मोन मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सारा रिलीज करेगा, ठीक है। सेक्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और आउटर जोन, मिडल जोन, इनर जोन। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट जोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स? इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो, आई होप यू डू नॉट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस। अब हम आते हैं ये रेगुलेशन पे, राइट। मेरे साथ ये रेगुलेशन देखो, मैंने आपको क्या बोला था, जो हाइपोथैलेमस है ना, वो कॉर्टिकोट्रॉफ रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये बात मैंने आपको क्या बताई थी? अपने
पिट्यूटरी ग्लैंड में बताई थी, पिट्यूटरी ग्लैंड के चैप्टर में पढ़ाई, लेक्चर में पढ़ाई थी। तो ये आपको याद रखना है। आपका हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर वो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज ACTH, दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, adrenocorticotropic hormone, and this adrenocorticotropic hormone then going to act on the adrenal gland to secrete mineralocorticoid, glucocorticoid and androgens, मतलब सेक्स हॉर्मोन्स, एंड फ्रॉम मेड्यूला इट विल सीक्रेट डिफरेंट हॉर्मोन्स। तो ये आपको रेगुलेशन समझ गया। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एड्रिनल ग्लैंड का डायग्राम में मैंने आपको जोन्स बता दिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स के, एड्रिनल मेड्यूला के, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोन्स क्लियर कर दिए, और मैंने ये आपको एक रेगुलेशन बताया है, राइट? व्हाट इज द रेगुलेशन? हाइपोथैलेमस जो है वो CRH रिलीज करेगा विच विल एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी। व्हाट इज CRH? इट इज नथिंग बट कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच विल एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी। Then the anterior pituitary will release ACTH, that is adrenocorticotropic hormone, and then adrenocorticotropic hormone is then going to act on the adrenal gland. Okay, they will then act on the adrenal gland, and adrenal gland उसके बाद क्या रिलीज करेगा? Adrenal gland will release mineralocorticoid, glucocorticoid, sex hormone, and medulla will release its different hormones. ठीक है, तो अभी हम लोग पहले सिर्फ कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं क्या? ओके सबसे पहले GFR में सबसे पहले ग्लोमेरुलोसा, और ग्लोमेरुलोसा से क्या सीक्रेट होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लोमेरुलोसा से क्या सीक्रेट होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में ना एक हार्मोन याद रखना है, दैट इज अवर एल्डोस्टेरॉन, मेन हार्मोन। मेन हार्मोन क्या याद रखना है? एल्डोस्टेरॉन। ग्लोमेरुलोसा में मिनरलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होते हैं, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एक हार्मोन एल्डोस्टेरॉन याद रखना है। ठीक है, अब ये एल्डोस्टेरॉन क्या है, कैसे एक्ट करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन क्या है, कैसे एक्ट करता है, ये सब पढ़ेंगे। देखो कभी भी अगर आपके बॉडी में बीपी कम हो गया, या सपोज आपके ब्लड वॉल्यूम, बीवी मतलब ब्लड वॉल्यूम, ओके, ब्लड वॉल्यूम कम हो गई, तो आपको पता है अगर देखो अगर हार्ट कम ब्लड पंप कर रहा है, अगर हार्ट कम ब्लड पंप कर रहा है तो आपका ऑर्गन्स के पास कम ब्लड जाएगा, और किडनी के पास तो और भी कम ब्लड जाएगा, किडनी के पास तो और भी कम ब्लड जाएगा। किडनी के पास कम ब्लड गया तो किडनी सेंस करेगी और बोलेगी कि इतना कम ब्लड क्यों आ रहा है मेरे पास, ठीक है, और वो एक्टिवेट करेगी रास को। ठीक है, तो देखो वापस एक बार मैं बता दी, व्हाट इज द ट्रिगर? ट्रिगर इज लो बीपी। अगर बीपी कम हुआ तो ब्लड सर्कुलेशन भी कम रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ तो किडनी उसको सेंस करेगी, कि किडनी बोलेगी अरे मेरे पास ब्लड नहीं आ रहा है, क्यों, मेरे पास ब्लड नहीं आ रहा है, राइट, किडनी ऐसे बोलेगी। या ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, देखो इधर मैं आपको बताती हूँ, दिस इज सपोज योर किडनी, सपोज दिस इज योर किडनी का ग्लोमेरुलस, proximal convoluted tubule, then this is your thick part of the descending loop, this is thin part of descending loop, again thick part आएगा of ascending loop, then it will be your DCT and then your collecting duct, okay, and इसके बीच में आपके blood vessels भी बना देती हूँ मैं, ये देखो ये ग्लोमेरुलर, ये ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे ही ये हो गई आपकी एफरेंट आर्टरी, ये हो गई आपकी इफरेंट आर्टरी, इधर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, मतलब इधर अगर स्टेनोसिस हो गया, आर्टरी का स्टेनोसिस मतलब क्या, सपोज दिस इज योर आर्टरी, राइट, सपोज दिस इज योर आर्टरी, सपोज दिस इज योर आर्टरी, और अगर ये आर्टरी ऐसी हो गई तो क्या ब्लड जा पाएगा? नहीं, ब्लड नहीं जा पाएगा। तो वही यहाँ पे बोला है कि या तो बीपी कम हो गया है, या तो बीपी कम हो गया है, या तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गई है, या तो फिर रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस हो गया है। सिर्फ इतना याद रखो अभी के लिए। तो अभी क्या होगा, किडनी के पास ब्लड नहीं जाएगा, ये एक नेफ्रॉन बनाया मैंने, ठीक है, ये किडनी नहीं बनाई है मैंने, ये नेफ्रॉन बनाया है। अब किडनी के पास ब्लड नहीं जाएगा, किडनी के पास ब्लड नहीं गया तो किडनी हाइपोपरफ्यूजन में चली जाएगी। हाइपोपरफ्यूजन मतलब क्या, किडनी के पास ब्लड नहीं जा रहा है, तो किडनी उस चीज़ को सेंस करेगी, किडनी बोलेगी मेरे पास ब्लड नहीं आ रहा है, मुझे रास को एक्टिवेट करना पड़ेगा। व्हाट इज रास? रास इज रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेशन सिस्टम, अभी मैं पढ़ाऊंगी ये आपको, ठीक है। तो ये रास क्या करेगा, रेनिन को रिलीज करेगा,
रास एक्टिवेट हो गया, रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया। रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया तो वो क्या रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा रेनिन। तो किडनी बेसिकली क्या रिलीज कर रही है, ये सेंस, किडनी ये सेंस कर रही है कि बीपी कम हो गया है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, रास को एक्टिवेट करो फटाफट, चलो रास मैकेनिज्म को एक्टिवेट करके रेनिन को रिलीज कर दो। अब रेनिन क्या करेगा, जो ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, और एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ओके, तो रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, राइट। तो ये समझा, रास एक्टिवेट हुआ, रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। अब एंजियोटेंसिन 1 के ऊपर एक्ट करेगा एज, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में। अब आ गया एंजियोटेंसिन 2। अब क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 एक एक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड पे और एक एक्ट करेगा वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स पे। एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करने के बाद एल्डोस्टेरॉन रिलीज किया, ये तो अपना मेन हार्मोन था एल्डोस्टेरॉन, राइट। एल्डोस्टेरॉन रिलीज किया। अब एल्डोस्टेरॉन किडनी के ऊपर जाएगा और ये जो आपका डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है ना, वहाँ से Na+ और H2O का रीएब्जॉर्प्शन करेगा फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ऐसे Na+ का रीएब्जॉर्प्शन किया तो वाटर भी उसके साथ साथ ब्लड में आ जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो गया। रीएब्जॉर्ब मतलब समझा है ना, कि जब सीक्रेट हो रहा है तो यूरिन के ट्यूब्यूल में Na+ भी जा सकता है, तो आप यूरिन में Na+ और H2O दोनों भी जा सकते हैं। बट ये क्या करेगा, ये यूरिन में Na+ और H2O को जाने नहीं देगा। ये बोलेगा नहीं, ये तो मेरे ज़रूरत है, क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरे पास बीपी कम है और ब्लड वॉल्यूम भी कम है, तो मैं पानी को वेस्ट नहीं घला सकती, मुझे ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करके रखना है। तो मैं पानी और Na को जो मैं यूरिन में डालने वाली थी, मैं वो वापस ले रही हूँ अपने बॉडी और अपने ब्लड में, राइट। तो Na और H2O का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा फ्रॉम DCT एंड CD। व्हाट इज DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड CD इज द कलेक्टिंग डक्ट। तो उस वजह से ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। किसी को कोई डाउट इसमें? रास सिस्टम समझा आपको? व्हाट डू यू मीन बाय रास? रास आपको पता है ना, रास मतलब रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, सॉरी, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। प्लीज़ ये देख लो। क्लियर? आप लोगों को ये समझा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या फंक्शन है? देखो यार, इस तरीके से अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा, इससे अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा। आपको डेप्थ में नॉलेज मिल गई एनसीईआरटी की, राइट। जब भी बीपी कम हो जाएगा या ब्लड वेसल्स कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कुछ भी रीजंस हो सकता है यार, कि बाबा हाँ बहुत ब्लड लॉस हो गया है, कि ब्लड का वॉल्यूम सीधा 50% से गिर गया, अरे बाप रे इतना ब्लड चला गया, या बीपी बहुत ही अचानक से बहुत बीपी कम हो गया, तो बीपी एकदम कम हो गया मतलब ब्लड वेसल्स में प्रेशर ही नहीं लग रहा ब्लड को आगे मूव करने के लिए, राइट। तो बीपी कम हो गया है, या ब्लड वॉल्यूम ही कम है कि भाई इतना ब्लड सर्कुलेट ही नहीं हो पा रहा है, तो किडनी क्या बोलेगी, अरे मेरे पास तो ब्लड ही नहीं आ रहा है, मेरे पास तो ब्लड ही नहीं आ रहा है, क्या मैं रास मैकेनिज्म को एक्टिवेट करूं? तो किडनी रास मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगी। रास क्या करेगा, रेनिन, मतलब किडनी क्या करेगी, रेनिन को रिलीज करेगी। किडनी किसको रिलीज करेगी, रेनिन। रेनिन किसको कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिनोजेन को किसने सीक्रेट किया है ब्लड में, लीवर ने सीक्रेट किया है। तो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा कौन, रेनिन। ओके, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, अभी ये दोनों पे एक्ट करेंगे। अभी ये किस पे एक्ट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस द एल्डोस्टेरॉन, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, डीसीटी ऑफ किडनी एज वेल एज कलेक्टिंग डक्ट से पानी और H2O को वापस ब्लड में ले लेगा। पानी Na और H2O को वापस बोलेगा कि नहीं, मैं इसको यूरिन में सीक्रेट नहीं कर सकता, मुझे तो ये चाहिए, राइट। तो पानी और H2O को रीएब्जॉर्ब कर लेगा फ्रॉम DCT एंड CD।
ओके, एंड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, सो दैट क्यों वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, सो दैट ब्लड वापस किडनी से, हाँ समझा आपको, व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। अभी देखो, अभी ये हो गया। अभी आप बोलोगे कि मैम लेकिन ये कैसे रीएब्जॉर्ब कर रहा है, तो देखो ये रही आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये रही आपकी कलेक्टिंग डक्ट, करेक्ट, ओके। अभी ये किडनी, ये आपकी नेफ्रॉन हो गई, और ये नेफ्रॉन के साइड में यहाँ पे 2 सेल्स होते हैं और यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, राइट, यहाँ पे होती है ब्लड वेसल्स। अब जैसे ही किडनी को दिखेगा कि अरे यार ये Na+, अरे यार ये देखो ये Na+ यहाँ से जा रहा है, ये Na+ और पानी भर भर के एक्सक्रीट हो रहा है, लेकिन अभी हमें डिहाइड्रेशन हुआ है बॉडी में, अभी बॉडी को ऑलरेडी पानी की ज़रूरत है, हमें इस पानी को एब्जॉर्ब करना चाहिए ब्लड में वापस। तो ये क्या होगा, Na+ जो है ना वो सेल के अंदर चला जाएगा और सेल से वापस ब्लड वेसल में चला जाएगा। और जब अगर ब्लड वेसल में ज़्यादा Na+ आ गए, Na+, तो ये हाइपर ऑस्मोलर हो गया, तो ये पानी को भी खींचेगा, ये पानी को भी अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे H2O और Na+ आ गए। मीनवाइल ये सेल क्या करेगा, बोलेगा चलो ठीक है तू K+ ले ले, ये हमको ज़रूरत नहीं है, और बोलेगा तू H+ ले ले, इसकी भी हमको ज़रूरत नहीं है, H+ ले ले तू, K+ ले ले तू, और PO4- भी ले ले तू, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, समझा। तो यही है एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। तो जब भी एल्डोस्टेरॉन आएगा वो इनैक मतलब क्या, सोडियम का चैनल है, ये सोडियम का चैनल है, उसमें से सोडियम को अंदर लेगा, पोटेशियम को बाहर फेंकेगा। सोडियम को रीएब्जॉर्ब कराना है और पोटेशियम को वही आपको एक्सक्रीट करवाना है, ठीक है, वही हो रहा है। आई थिंक आपको एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन समझ गया है, आपको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन समझ गया है, रास सिस्टम समझ गया है। तो अब हम आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे। तो सिर्फ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का यही काम है, टू रीएब्जॉर्ब द Na+ एंड टू रीएब्जॉर्ब द वाटर, टू रीएब्जॉर्ब द Na+ एंड टू रीएब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट एज वेल एज फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। द नेक्स्ट इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सो द मेन हार्मोन इज द कॉर्टिसोल। जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड में मेन हार्मोन कौन सा था, एल्डोस्टेरॉन, वैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिसोल। और इस पूरा एड्रिनल ग्लैंड को कौन फंक्शन कर रहा है, ये वाला आपको फ्लोचार्ट याद रखना है, CRH ACTH, ओके, ये स्टिमुलेट कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड को टू रिलीज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और वो सब, ठीक है। तो अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मेन हार्मोन कौन सा है आपके पास, कॉर्टिसोल, ओके, कॉर्टिसोल मेन हार्मोन क्या है आपके पास, कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल क्या करता है, देखो कॉर्टिसोल क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन पढ़ो कॉर्टिसोल का क्या है। तो सबसे पहले तो ये कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मिंग ग्लूकोज फ्रॉम नॉन ग्लूकोज सब्सटेंसेस, increases glucose in blood, okay, so it is nothing but forming glucose from non glucose substances like fats, amino acids, इनको कन्वर्ट करा के ग्लूकोज में चेंज करता है। क्यों, क्योंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज होना चाहिए। तो इसीलिए जब भी अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है डायबिटीज़ मेलाइटस होने का, ठीक है, क्योंकि इट्स अ डायबिटोजेनिक हार्मोन ना, क्योंकि ये इवेंचुअली ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। तो अगर हाइपर कॉर्टिसोल हो गया तो ये और ग्लूकोज को बढ़ाएगा, इसलिए इट्स अ डायबिटोजेनिक हार्मोन, ओके। फैट्स का क्या कराएगा, ब्रेक डाउन कराएगा, तो इट विल इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड्स इन द ब्लड एंड इंक्रीज ऑफ द ट्राइग्लाइसराइड्स इन द ब्लड। और प्रोटीन्स का भी ये प्रोटियोलाइसिस करवाएगा। सो एंड प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा, ग्रोथ नहीं होने देगा मसल्स एंड ऑल की, प्रोटीन को तोड़ देगा, ओके। और इनहिबिट द सेलुलर अपटेक, मतलब अमीनो एसिड जो है, जो लीवर और मसल के सेल ले रहे थे अमीनो एसिड टू प्रिपेयर द प्रोटीन, वो भी नहीं होने देगा, क्योंकि हमें प्रोटीन बनाना ही नहीं है, उल्टा जो प्रोटीन बन रहा है हमें उसे तोड़ना है। तो इट विल ऑल्सो इनहिबिट द अपटेक ऑफ द अमीनो एसिड्स एंड देयर यूटिलाइजेशन इनटू द सेल, ओके, समझा ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं क्योंकि बहुत सारा शुगर बनाना है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस विल बी स्टिमुलेटेड एंड इंक्रीज ऑफ द शुगर इन द ब्लड। बट फैट्स और प्रोटीन्स का क्या हो रहा है, लाइसिस हो रहा है, ठीक है, फैट और प्रोटीन्स का लाइसिस। तो आई थिंक आपको कॉर्टिसोल का मेटाबॉलिज्म समझ गया। अभी कॉर्टिसोल ना एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन भी है,
ओके, इट विल प्रिवेंट द एक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स एंड WBC का एक्शन को प्रिवेंट करेगा. इट इज़ ऑल्सो इम्यूनोसप्रेसिव, तो इसीलिए कभी कभी ना आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी देते हैं बिकॉज इट सप्रेसेस द इम्यूनिटी. सो कॉर्टिसोल सप्रेसेस द इम्यूनिटी, हैंस आपको इसीलिए तो आपको बोलते हैं ना कि जब भी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाएगा. और अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाता है ना गाइस, सुनो, कॉर्टिसोल अगर बढ़ जाता है ना तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी. इसलिए बोलते हैं ना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से क्या सिक्रीट होता है, कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है. ज़्यादा से स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है. कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा तो क्या होगा, आपका DB डायबिटीज़ मेलाइटस का चांस इंक्रीज हो सकता है, या इम्यूनो सप्रेशन मतलब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी. ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन मतलब इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं पे भी नहीं होने देगा. कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स द RBC प्रोडक्शन, ये एक ध्यान रखना है. और इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग CVS एंड किडनी फंक्शन. देखो अभी मैं वही बोल रही हूँ, अगर कॉर्टिसोल बढ़ गया तो फ्री फैटी एसिड बढ़ जाएंगे, तो वो आर्टरीज के बीच में जम जाएंगे, क्लॉट बनाएंगे, तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम इट CVS के सारे एक्टिविटी को मेंटेन करने का और किडनी के सारे एक्टिविटी को मेंटेन करने का ठेका किसने ले रखा है, कॉर्टिसोल ने. इट ऑल्सो स्टिमुलेट द RBC प्रोडक्शन. इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इम्यूनोसप्रेसिव, ये सब याद रखना है इफेक्ट ऑफ द कॉर्टिसोल में. अब आते हैं सेक्स स्टीरॉइड्स. सेक्स स्टीरॉइड्स आर सीक्रेटेड बाय द जोना रेटिकुलरिस इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. तो अभी तक हम लोगों ने GF पढ़ा दिया था, दैट इज ग्लोमेरुलोसा एंड फैसिक्यूलेटा. अभी रेटिकुलरिस जो है वो क्या सीक्रेट करता है, सेक्स स्टीरॉइड्स. क्या सीक्रेट करता है, सेक्स स्टीरॉइड्स. सो सीक्रेटेड बाय द जोना रेटिकुलरिस इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. ओके, मेल हॉर्मोन्स कौन से हैं, एंड्रोजन, एंड फीमेल हार्मोन कौन से हैं, एस्ट्रोजन, विच आर सीक्रेटेड. ओके, विच आर सीक्रेटेड. नाउ देखो मेल हार्मोन में DHEA याद रखना है. व्हाट इज DHEA? दिस इज नथिंग बट डाईहाइड्रो एपिएंडोस्टेरॉन. ओके, ये क्या करता है बेसिकली, ये जो हॉर्मोन्स है ये क्या करते हैं, मेल हार्मोन में क्या सीक्रेट होता है, डाईहाइड्रो एपिएंडोस्टेरॉन या एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजन या स्मॉल क्वांटिटीज. ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्यूबिक हेयर्स, ओके, लाइक प्यूबिक हेयर्स, एक्सिलरी हेयर्स, इन सबको मेंटेन करने में काम आएगा. आर वी क्लियर? देखो ये क्या हो गया, प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर. क्लियर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में. अब आते हैं तीसरा, दैट इज एड्रिनल मेड्यूला. ओके, एड्रिनल मेड्यूला सीक्रेट्स कैटेकोलामाइंस. what do adrenal medulla secretes? Adrenal medulla secretes catecholamines, okay, which are nothing but fight or flight hormones. These are nothing but fight or flight hormones. Okay, these are nothing but fight or flight hormones. Secretes catecholamine. अब catecholamine will act on epinephrine or adrenaline and कैटेकोलामाइंस विल एक्ट नहीं, एड्रिनल मेड्यूला क्या करेगा, कैटेकोलामाइंस को सीक्रेट करेगा. कैटेकोलामाइंस में दो आ गए, एक तो हो गया आपका एपिनेफ्रिन और दूसरा हो गया आपका नॉर एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनालिन. 80% आपका एड्रेनालिन सीक्रेट होता है, 20% आपका नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन. अब इसका भी मेटाबॉलिज्म सेम ही है, क्योंकि ये हार्मोन जो है ना, ये आपके स्ट्रेस और एंजाइटी के कंडीशन में, जहाँ पे आपने सामने अगर स्नेक देख लिया तो आपको जो जो होगा वो ये हार्मोन्स कराएंगे, राइट. तो इसमें इसका भी एक मैकेनिज्म सेम है. अगर आप लोगों ने स्नेक देखा तो आप क्या करोगे, भागोगे. भागने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब जो भी एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. एवरीवन नोज दैट, एवरीवन नोज, राइट. ग्लूकोज आपके बॉडी में है, ठीक है. सपोज आपके ब्लड में ग्लूकोज है, तो ये सेल ले लेगा. आपके ब्लड में क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाती हूँ. ओके, सपोज दिस इज योर ब्लड वेसल, ओके, एंड आपके ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज है, इंक्रीज हो गया है. आज आपने सपोज 3-4 चपाती खाई, तो ये थोड़ा आपके सेल में चला जाएगा और कुछ अमाउंट लीवर में जाएगा, और लीवर में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगा, ठीक है. कि बाबा हाँ, कभी बाद में अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़ी तो हम ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके
यूज़ कर सकते हैं। तो फाइट और फ्लाइट कंडीशन है, मतलब बाप रे सामने मैंने स्नेक देख लिया, ओके, और ये स्नेक मेरे से बहुत पास है, अब मैं क्या करूँ। तो इस कंडीशन में आपका ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ओके, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब जो फैट्स है या अमीनो एसिड्स है उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस, क्योंकि उसको उसको क्या करना है, बेसिकली उस स्नेक को देख के भागना है उसको, उसके लिए आपको एनर्जी लगेगी, ग्लूकोज लगेगा, इसलिए ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज अवेलेबल कराएंगे हर एक मसल के लिए, सो दैट द मसल विल यूज दैट ग्लूकोज एंड द मसल विल स्टार्ट रनिंग, नो, यस, ओके। देन वी हैव प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का क्या कराना है, ब्रेक डाउन कराएगा। लिपिड्स का क्या कराएगा, ब्रेक डाउन कराएगा, ठीक है, ये भी सेम ही है, उसके जैसा ही है, कॉर्टिसोल के जैसा। अब वही है, देखो एड्रेनालिन क्या क्या कराएगा, अगर आपने स्नेक देखा तो आपको क्या क्या होगा, आपको स्वेटिंग होगा क्या, यस, तो इंक्रीज इन द स्वेटिंग, तो ये हार्मोन क्या कराएगा, एड्रेनालिन, इंक्रीज इन द स्वेटिंग कराएगा। आपके हेयर, मतलब जो आपके पाइलाए है, हेयर के जो पाइलाए है, हाथ के हेयर खड़े होना, रोमटे खड़े होना, राइट। देन इरेक्शन हो, उसका इरेक्शन ऑफ पाइलाई, इंक्रीज इन स्वेटिंग, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन हार्ट बीट, क्योंकि अगर इंक्रीज इन द हार्ट रेट आए तो हार्ट आपके और जोरों जोरों से ब्लड पंप करेगा, सो दैट ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपको दिमाग में अच्छा ब्लड जाएगा और आपको समझेगा कि अरे यार अब क्या करूँ, मसल्स के पास अच्छा ब्लड जाएगा तो मसल भी अच्छे से काम करेंगे। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज इन बीपी, आपको पता है ये स्नेक को देख के किसी का भी बीपी हाई हो सकता है। अलर्टनेस इंक्रीज करेगा, आपकी आंखें खुल जाएंगे, आप छोटे आंखों से नहीं देखोगे स्नेक को, आप देखोगे ऐसे रिएक्शन दोगे हॉ, और तभी आप जब हॉ करोगे ना तो आपकी आईज जो है, प्यूपिल जो है वो डायलेट करेगा, राइट, तो प्यूपिलरी डायलेटेशन हो जाएगा, और ट्रेकिया और ब्रोंकाई रिलैक्स कर जाएंगे। देखो सपोज दिस आर योर ट्रेकिया, तो इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन, और अगर तो सो दैट इसमें एयर फ्लो अच्छा होगा, ट्रेकिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो इसमें एयर फ्लो होगा क्या, नहीं, और फाइट और फ्लाइट कंडीशन में आपको एयर फ्लो अच्छा चाहिए, सो दैट आप जब भागो तब आपको हाफे ना लगे, आपको क्या ना लगे, हाफे ना लगे, राइट। तो इसीलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, वी ऑल नो, मोर शुगर, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड देखो आप जब भी आप स्नेक को देखोगे आपको भूख नहीं लगेगी, तो बिकॉज एड्रेनालिन क्या करेगा, पेरिस्टालिसिस को कम कर देगा, ब्लैडर को रिलैक्स कर देगा, तो आपको सुसु भी नहीं आएगी बीच में, आपको वॉशरूम भी नहीं जाना पड़ेगा, राइट। सो नोट, 2 डिसीजेस आपको याद रखने हैं, कॉर्टिसोल एक्सेस की वजह से, कॉर्टिसोल कम होने की वजह से। अगर हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन, मतलब कॉर्टिसोल अगर कम हो गया, तो अगर कॉर्टिसोल कम हो गया तो कॉर्टिसोल क्या कराता था, डायबिटीज़ मेलाइटस कराता था, एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल, बिकॉज ग्लूकोज को बढ़ा रहा था। तो अगर कॉर्टिसोल ही कम हो गया तो उसको बोलेंगे एडिसन्स डिसीज। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ओके, ये क्या है, ये एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू। एडिसन्स डिसीज मतलब क्या, हाइपोकॉर्टिसोल, कॉर्टिसोलिज्म, ओके, हाइपो एडिसन्स डिसीज मतलब क्या, हाइपोकॉर्टिसोलिज्म या हाइपो एड्रिनालिज्म, जिसमें सारे जो एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे, तो उसमें हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, फटीग, वीकनेस, ऑल्सो हाइपर पिगमेंटेशन। अभी वाई हाइपर पिगमेंटेशन होगा ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो कम हो जाएंगे, मोस्टली कॉर्टिसोल, बिकॉज 70% इट इज़ कॉर्टिसोल ओनली, ठीक है। सो देन हाइपर सिक्रीशन अगर हो गया तो कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम हो गया तो 100% अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा हो रहा है तो उसको तो डायबिटीज़ मेलाइटस होना ही है, क्योंकि वो डायबिटिक हार्मोन है, राइट। फैट्स और वो सब क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो इन फैट का ब्रेक डाउन हो जाएगा, फैट का ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसीलिए क्या होगा बताओ, फैट का ब्रेक डाउन हो जाएगा, ओके। देखो फैट ब्रेक डाउन, सो इसीलिए प्रॉक्सिमल मायोपैथी, मतलब जो मायोपैथी मतलब मसल वीकनेस हो जाएगा, बट फैट्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन बेली, बेली फैट के फॉर्म में, फेस और बफेलो हम्प, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन कशिंग सिंड्रोम, और प्रोटीन का लाइसिस हो जाएगा, प्रोटीन हमको का लाइसिस हो जाएगा, फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और ग्लूकोज का बढ़ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये पूरा एड्रिनल ग्लैंड समझ गया है मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं है, थैंक यू। और इससे पहले हम लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ ले। सो अभी एक बार हम लोग
NCERT से भी पढ़ लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड. आर बॉडी हैज़ 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, मैंने बता दिया है. 1 अबो ईच किडनी, ये भी बता दिया है. द ग्लैंड इज कंपोज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ द टिश्यू. द सेंट्रली लोकेटेड एड्रिनल मेड्यूला, वी ऑल नो, एंड द वन दैट लाइज आउटसाइड इज कॉल्ड एज एड्रिनल कॉर्टेक्स. अंडर प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओके, विच विल कॉल्ड एज एडिसन्स डिसीज. अल्टर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, क्या करेगा ये? अगर हाइपोसिक्रीशन होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा. हाइपोग्लाइसेमिया तो इजीली फटीग और वीकनेस आएगा, राइट? मतलब ग्लूकोज ही नहीं बनेगा, ग्लूकोज ही नहीं पहुंच पाएगा, तो इजीली फटीग और वीकनेस आ जाएगा, राइट? इजीली फटीग और वीकनेस आ जाएगा. उसके बाद आते हैं अपन इसमें द एड्रिनल मेड्यूला. सो द देखो ये एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स. सो द एड्रिनल मेड्यूला सीक्रेट 2 हार्मोन कॉल्ड एज एड्रिनालिन और एपिनेफ्रिन, and noradrenaline or norepinephrine. These are commonly called as catecholamines. Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to any stress kind or emergency situation and are called as emergency hormone or hormone or fight or flight. This hormone increases the alertness, I said, pupillary dilatation, piloerection, sweating, etc. But the hormone increase the heartbeat, the strength of heart contraction, the rate of respiration by relaxing the trachea and bronchi. Catecholamines also stimulate the breakdown of glycogen. We know it, right? मैंने बता दिया है. And increase concentration of the glucose in the blood. In addition, they also stimulate the breakdown of the lipids and the proteins. I have said this. Now, the adrenal cortex can be divided into 3 layers. Zona reticularis is the inner layer, zona fasciculata is the middle layer, and zona glomerulosa is the outer layer. The adrenal cortex secrete many hormones, commonly called as corticoids. The corticoids which are corticoids समझा ना? The adrenal cortex secrete many hormone called as corticoids. The corticoids जैसे जोना रेटिकुलरिस सबसे इनर लेयर है, जोना फैसिकुलेटा मिडल लेयर है, जोना ग्लोमेरुलो. तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड androgens and estrogen, right? Sex steroids. So the corticoids which are involved in the carbohydrate metabolism are called as glucocorticoids. In our body, cortisol is the main glucocorticoid. We all know that cortisol is a main corticoid which regulate the balance of water and electrolyte are called as mineralocorticoids. We know that. What is that? Aldosterone is the main mineralocorticoid. I have already said. Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis. I said that. बताया था ना मैंने कि वो क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब दूसरे प्रोडक्ट से ग्लूकोज बनाएगा. लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, द इनिबिटरी सेल अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ये भी बता दिया है. प्रोटीन को बनने नहीं देगा और प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराएगा. Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney function. Glucocorticoids, particularly cortisol, produces anti-inflammatory reaction, suppresses the immunity. I also said this. And cortisol stimulates RBC production. I also said this. Aldosterone act mainly at the renal tubule and stimulate the reabsorption of the Na plus and water and excretion of the K plus and phosphate ions. Thus, aldosterone help in maintenance of the electrolyte, body volume and osmotic pressure and blood pressure. Small amount of the androgenic steroids are also secreted in the adrenal cortex, which play a role in the growth of the pubic hair, axillary hairs and the facial hair during puberty. Done and dusted. Okay. Thank